नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। और आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे कृषि विधेयक की। और इस बात को आगे करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं और सरकार के पक्ष से, किसानों के पक्ष से, और एक किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए मैं सबसे पहले अपने मेहमानों के बारे में आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है हिमांशु त्यागी। हिमांशु त्यागी हरियाणा के एक किसान हैं, आज किसानों के पक्ष से अपनी राय रखेंगे। दूसरी जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम है तन्नू चिकारा, जो कि इस बिल के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। तीसरी प्रतिभागी जो हमारे साथ हैं उनका नाम है गुनगुन सिंह, जो कि सरकार के पक्ष से अपने दाव को, अपनी बातों को रखेंगी। और चौथे जो प्रतिभागी हमारे साथ हैं उनका नाम है मन्नू मलिक, जो कि एक कृषि एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से ये बिल किसानों के हित में है और कैसे इस पे काम किया जाएगा। चलिए तो बात करते हैं इन बिलों की। क्या है ये बिल? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार ने पूरे देश में 3 कृषि विधेयक लाए हैं। सरकार का ये कहना है कि ये विधेयक किसानों के पक्ष में है तथा आने वाले समय में भारत में कृषि को बढ़ावा देंगे। वहीं विपक्षी दल और कुछ नेताओं तथा कुछ किसान नेताओं का ये कहना है कि ये बिल किसान विरोधी है तथा इससे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको खत्म करना चाहती है। आइए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं क्या है कृषि विधेयक। सबसे पहला विधेयक है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। आइए अब ये बात जान लेते हैं कि इस विधेयक में सरकार ने क्या कहा है। इसमें ये बात कही गई है कि किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकेगा। साथ ही साथ पूरे देश में गैर सरकारी मंडियों की स्थापना की जाएगी। इस विधेयक को लेकर सरकार का क्या दावा है, आइए अब ये भी जान लेते हैं। सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल को स्थानीय एपीएमसी की मंडियों में ना बेचकर बल्कि दूसरे राज्यों में जहां उस फसल की पैदावार कम होती है वहां बेचेगा तो उसकी आय में वृद्धि होगी। वहीं व्यापारी जो एपीएमसी की मंडियों में अनाज व खाद्य वस्तुओं को खरीदने पर जो टैक्स दिया करते थे उन्हें इससे भी छुटकारा मिलेगा। और इन विधेयक को लेकर सरकार जो सबसे बड़ा दावा कर रही है वो ये कि किसान अपने अनाज को सीधे रिटेलर या प्राइवेट कंपनियों को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। आइए अब ये बात जान लेते हैं कि किसान इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार इन कानून के जरिए एपीएमसी की मंडियों में निर्धारित एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित खरीद और बेच को खत्म करना चाहती है। वहीं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा खरीद बेच में एपीएमसी के दायरे में अगर अलग रखा जाता है तो प्राइवेट कंपनियां मनमाने दाम पर फसलों का खरीद बेच करेंगी। चलिए जान लेते हैं दूसरा विधेयक क्या है। इस विधेयक में ये बात कही गई है कि पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों से सीधा फसल खरीद सकेंगी। आइए अब ये बात जान लेते हैं कि इन विधेयक के जरिए सरकार क्या दावा कर रही है। सरकार कहती है कि बुआई के वक्त फसलों की कीमत बहुत अधिक होती है, परंतु कटाई के वक्त वही कीमत आधी से भी कम रह जाती है। ऐसी स्थिति में इस कानून के तहत प्राइवेट कंपनियां बुआई के वक्त ही किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाएगा जिसमें ये तय किया जाएगा कि फसल कटने के बाद उस फसल का रेट कितना होगा। आइए अब ये बात जान लेते हैं कि किसानों की क्या मांग है। दरअसल इस कानून को लेकर किसान विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि मांग कर रहे हैं। इस कानून में किसान ये मांग कर रहे हैं कि बाजारों उतार चढ़ाव व विवाद की स्थिति में कंपनी द्वारा इस करार को एपीएमसी के दायरे में रखा जाए, यानी कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो बेच खरीद होगी वो एपीएमसी के दायरे में रखी जाए। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे विधेयक की तरफ। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। इस विधेयक में क्या कहा गया है, आइए ये भी जान लेते हैं। अनाज, दाल, आलू सहित कुछ अन्य खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर रखा गया है। इस कानून के तहत इन खाद्य पदार्थों व वस्तुओं के भंडारण पर अब कोई रोक नहीं लगेगा। युद्ध व महामारी के संकट में सरकार इन वस्तुओं के भंडारण पर निर्णय ले सकती है।
आइए अब ये बात जान लेते हैं कि सरकार का क्या दावा है। सरकार कहती है कि कृषि क्षेत्र में निवेशकों को निवेश करने के नए अवसर मिलेंगे, गैर सरकारी मंडियों की स्थापना के लिए नए मार्ग खुलेंगे। अब ये बात जानना भी जरूरी है कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है। आइए ये बात जानते हैं। किसान कहते हैं कि भंडारण सीमा का कानून हटने से व्यापारी व प्राइवेट कंपनियां मनचाही मात्रा में वस्तुओं का भंडारण करेंगे। आगे चलकर यही व्यापारी मनमाने दामों पर इन वस्तुओं का बेच व खरीद करेंगे। चलिए ये बात जान लेते हैं कि 100 बात की एक बात क्या है। इन बिलों को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि हम कृषि क्षेत्रों में नए निवेशकों को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ हम ना तो एपीएमसी की मंडियों को और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस बिल को लेकर विपक्षी दलों व किसानों का ये दावा है कि इस कानून के तहत केवल प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सरकार एपीएमसी की मंडियों तथा एमएसपी को खत्म करना चाहती है। आइए अब इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। पहला सवाल गुनगुन आपसे है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कृषि बिल में ऐसा क्या है ऐसा कृषि बिल में जो आने वाले समय में हमारे देश के किसानों को लाभ देगा, यानी क्या खासियत है आपके कृषि बिल में? गुनगुन, पहला सवाल आपसे। कृषि बिल में वो है जो मतलब अभी आप अपने स्टेट में सिर्फ वो फसल बेच सकते हो, लेकिन ये बिल आने के बाद आप कहीं भी फसल बेच सकते हो अपने मन चाहे प्राइस पे बेच सकते हो और बिचौलिए भी खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे जिससे किसानों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी कि उन्हें कैसे खेती में क्या करना चाहिए। उन्हें सबको एक जैसा मौका मिलेगा कि कोई कहीं बेचता है या कोई कहीं बेचता है नहीं, आप जहाँ बेचना चाहो वहाँ बेच सकते हो अपनी फसलें। और जैसे कि जो बीज का मार्जिन होता है, मतलब जो किसान कम रेट में चीज़ें बेचता है और जो हमारे पास तक आती है वो हमें महंगी में मिलती है, बट अगर ये बिल आ गया तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वो डायरेक्ट अपनी एक चीज़ बेच सकते हैं उसको। चलिए, तो गुनगुन आपका कहना है कि अभी बिल या बिचौलियों का जो योगदान होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी कि जो ज्यादा फायदा है, ज्यादा प्रॉफिट है वो किसानों तक। चलिए सवाल मैं तन्नू से पूछना चाहूंगा कि तन्नू, पूरे देश में कई किसान संगठन हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा है? ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? जी, ये तो है ही, सबको अभी दिख रहा है कि किसान संगठन जो हैं और देश के तमाम किसान कैसे विरोध कर रहे हैं इन बिलों का, इन विधेयकों का। इसी के साथ ये विरोध तो कर रहे हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये बिल लाए गए, किस तरीके से लाए गए बिल्स। ना तो किसी पिछले 20 वर्षों में किसी भी किसान संगठन ने इन बिलों की ना तो माँग की थी और ना ही इनकी कोई आवश्यकता थी। क्यों नहीं थी? सबसे पहला जो हमारा विधेयक है, सबसे पहले जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है, उसमें क्या कहा गया है कि कितनी भी जो स्टोरेज है उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है आवश्यक वस्तुओं पर। इस तरह तो जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा जब देश में कमी होगी इन फसलों की, इन उपज की, तो ये कंपनीज या जो व्यापारी होंगे अपने मनचाहे दामों पर इनको बेचेंगे और शोषण करेंगे लोगों का। और एक जो बड़ा मुद्दा है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं वो है एमएसपी। एमएसपी को लेकर कि जो दूसरा हमारा विधेयक है उसमें कहा गया कि एमएसपी के बाहर भी किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं कॉर्पोरेट्स को और बड़ी कंपनीज को डायरेक्ट, ना कोई बीच में मिडल मैन होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। अगर व्यापारी बोलता है कि वो एमएसपी के भी नीचे खरीदेगा फसल को या उपज को किसान की को, तो वो एक छोटा सा सवाल है, जैसा कि मोदी जी ने भी अपनी बात कही कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए अगर प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो कहती हैं कि हम एमएसपी से कम दाम पर खरीदेंगे, तो किसान उस स्थिति में अपनी जो फसल है वो प्राइवेट कंपनियों को ना बेचकर सरकार के पास जा सकती है।
जी, ये किसान मना कर हाँ, सकते हैं सरकार अपना ने कहा सामान। है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जी जाएगा, लेकिन एक बात ये भी तो है कि वो तीनों बिल में कहीं पर भी एमएसपी का ज़िक्र नहीं किया गया है। एक इतनी सी बात तो उसमें लिखी जा सकती थी ना, अगर सरकार कहती है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी भी बिल में इसका ज़िक्र तक नहीं किया गया है। इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं किसान, और आप बोल रहे हैं कि जी, एपीएमसी एक मंडी चीज़ और ऐड ए करना चाहूँगा अगर। जी, जी। जी, बोलिए, बोलिए। एमएसपी एपीएमसी मंडीज को खत्म नहीं किया जाएगा, ये बोला जा रहा है, लेकिन अब देखिए एक तरीके से खत्म करने की ओर ये एक स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रावधान ये भी है कि जो एपीएमसी के बाहर जो भी उपज को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। कोई भी टैक्स नहीं होगा, तो हर किसान चाहेगा कि मैं बिना टैक्स के बेचूं, तो वो धीरे-धीरे उसी की तरफ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही लिबरलाइजेशन हो रहा है, तो ये किसान का शोषण होगा इसमें आगे, और एपीएमसी धीरे-धीरे खत्म ही हो जाएगी। अ, और और एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मुद्दा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर इसमें अगर किसान को मैं जिस मैं तरीके ये से चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें अब हम अभी आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं हिमांशु से एक सवाल पूछना चाहूंगा। हिमांशु किसान तकबे से हमारे साथ आते हैं और हरियाणा से हैं। आइए बात करते हैं हिमांशु से। हिमांशु, क्या ऐसी परेशानियां हैं, क्यों दिक्कत आ रही है ऐसी कृषि बिल में? ऐसा क्या है कि पूरी किसान संगठन जो है हरियाणा की या फिर पंजाब की या फिर उत्तर प्रदेश की कहे, सभी इसका विरोध कर रहे हैं? तो आप एक किसान हैं, आपके नजरिए से इस बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध होना चाहिए? धन्यवाद लोक जी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बस उत्तरी भाग में नहीं, ये और भी देश के मतलब सभी राज्यों में, लगभग कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सभी राज्यों में विरोध हो रहा है। हालांकि जो किसान संघ है, मतलब भारतीय किसान संघ है, एक ये जो किसान का संघ है, वो भी इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है गवर्नमेंट को कि इसमें कुछ इश्यूज हैं जो ठीक किए जाएं। ठीक है, वे रोड पे नहीं उतरे, बट उन्होंने ये इशू मतलब उनको किया है कि इसमें कुछ इशू हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, जो गुनगुन जी ने बात की थी कि इसमें इंटरस्टेट जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये पहले भी नहीं था, पहले भी था ही नहीं, मतलब पहले से ही है ये लो कि अगर कोई किसान चाह रहा है कि वो किसी भी राज्य में कहीं पे भी वो अपनी फसल बेच सकता है, किसानों का था ये जो रूल था, ये था आड़तियों के लिए और जो कंपनीज है उनके लिए, वे एक इंटरस्टेट नहीं कर पहले सकते। पहले पहले ये बात कही गई थी कि किसानों से टैक्स लिया जाता था हाँ अगर वो हाँ कहीं बाहर बेचते हैं। अब उस टैक्सेस को हाँ हटा हाँ, दिए गए हैं। हाँ, पर जी। टैक्सीज हटा दिए गए हैं, तो उसके अलावा भी तो देखो ना, अगर वो इंटरस्टेट अगर मान लो अगर वो इंटरस्टेट बेच रहा है अपना कुछ, मतलब जो भी उसकी फसल है वो इंटरस्टेट बेच रहा है, तो उसके लिए सर ट्रांसपोर्ट भी तो मेन मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा अगर किसान को ही देना पड़ेगा तो फिर उसको क्या बचत हुई? और जो ये कह रहे हैं कि एपीएमसी हटा दी जाएंगी, मिडल मैन नहीं होंगे, तो ऐसा होने वाला ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मिडल मैन हट जाए, अगर कोई भी बंदा है, मतलब अगर कोई कंपनी है, वो डायरेक्ट जाके किसी किसान से थोड़ी बात कर लेगी, वे मिडल मैन कहीं नहीं जाने वाले। एपीएमसी बंद भी हो गई ना, तो वे मिडल मैन रहेंगे, वो प्राइवेट में आ जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो तब और मनमानी हो जाएगी। अब वो एक गवर्नमेंट का जो टैग होता है, गवर्नमेंट की जो प्रोटेक्शन होती है, वो हट जाएगी। अब गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हटने के बाद हम किससे, मतलब अगर किसान चाहता है कि उसको अपनी बात रखनी है, तो वो कहाँ पे जाके रखेगा? वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना फिर गवर्नमेंट। और जैसा कि तन्नू जी ने कहा कि एमएसपी भी, मतलब इसमें कोई लिखित रूप में इसकी वो नहीं की गई है, तो लिखित में जब बात ही नहीं हुई, जब लिखित में मोदी जी ने भी कहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद कौन पर्टिकुलर कोई किसान जाके ये थोड़ी बोलेगा कि एमएसपी ये वो ऐसे वैसे। एमएसपी का भी मुद्दा ये है, अगर कोई अगर अब ये करंट टॉपिक है, अभी कोई कंपनी आ रही है, अब वो अच्छे दाम दे देगी करंट में, जी, ये ठीक है, ठीक है, इस साल ठीक है, अगले साल क्या पता थोड़ा कम करके दे दे। लेकिन जब एमएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं है, एमएसपी का मतलब कहीं पे बताया ही नहीं गया है, ना कहीं इसका जिक्र किया गया है, तो आने वाले समय में क्या मतलब गारंटी क्या है? क्योंकि जब गवर्नमेंट का टैग होता है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन होती है, तो कोई भी इंसान है, मैं हूं चाहे आप हो, आप बिना फिक्र, अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो इन्वेस्टमेंट भी बेफिक्र कर देते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, गवर्नमेंट का जब मतलब टैग ही नहीं रहा, तो वो चीज
वो हो गई ना कि उस पे विश्वास नहीं कर सकते, उस पे विश्वास नहीं कहीं कर ना सकते तो कहीं फिर बात क्या हुई? आपका ये डर है कि जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि खरीद फरोख्त में बिचौलियों को हटा दिया जाएगा, हटा लेकिन दिया हमारे जाएगा। भारत के जो किसान हैं वो इतने प्रशिक्षित नहीं है कि बिना बिचौलियों के अपने अनाज को, अपने फसल को क्योंकि प्राइवेट कंपनियों तक पहुंचा सके। आपका डर बिल्कुल ये बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं डर आपको ये इस भी बात है, में भी और डर है क्योंकि कि वाले। इतने जी लोग जी इतने किसान ही नहीं है ना, मतलब इतने किसान जी हैं लेकिन इतने इतने किसान हैं लेकिन वे किस इतने बड़े बड़े किसान भी नहीं है ना, वे जी छोटे हाँ, छोटे देश में किसान हैं। छोटे उनको किसानों एक की संख्या ज्यादा है, मतलब उनकी आंकड़ों की देखें दो 80% हेक्टेयर मतलब उनकी छोटे कितना किसान। टन, कई जी कई मतलब इतने उनकी जो फसल होती है वो 1 टन भी नहीं होती, इतने इससे भी छोटे छोटे किसान हैं जो एक उनकी 1 टन ही नहीं होती, तो कोई कंपनी डायरेक्टली तो उनसे बात कर नहीं सकती। अब इसमें क्या जी हो जाएगा, जो बेचने वाला है वो पावरफुल, मतलब जो बेचने वाला है वो कम पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, उसके पास पावर नहीं है, और जो खरीदने वाला उसके पास पावर है क्योंकि वो कंपनी है, वो पैसा दे सकती है। तो ये अनइक्वल सौदा होगा ना, एक अनइक्वल हो जाएगा ये चीज, ये इक्वल नहीं रहेगी किसानों के लिए, घाटे का ही कहीं ना सौदा है। कहीं और जो हिमांशु किसानों हम की जो आपके डिमांड पास जा रही है आपके पास आते हैं, हिमांशु, मैं आपको रोकूंगा और बात करेंगे। हमारे साथ जो कृषि एक्सपर्ट हैं मन्नू मलिक, उनकी राय जानते हैं कि इस विधेयक पर, इन विधेयकों पर उनकी राय क्या है, कैसे हमारे जो कृषि व्यवस्था है उसमें उन्नति लाएंगे ये विधेयक। मन्नू मलिक। Thank you so much, Lokbhadra. First of all, I'm really honorable to be here on this panel of discussion. And थैंक यू। without wasting any time, I would like to enlighten you with some of my details. So I would like to share a screen first. जी चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से बताया जो भी इस बारे में तथ्य है, काफी बारीकी से। पर क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि काफी टिपिकल है और काफी जटिल है, तो आम लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगा शुरुआत में, कि जो छोटे छोटे पॉइंट जिसके अराउंड ये चीजें रिवॉल्व करती हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बोलने से पहले मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, तो मेरे जो पॉइंट्स जी हाँ, होंगे इसीलिए वो, इसीलिए आपको इस हाँ डिस्कशन में बुलाया हाँ, गया है। जी तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, बहस में। खैर, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पॉइंट से शुरू करते हैं। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो होगा 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फार्म बिल्स इन करंट सिनेरियो, यानी कि जो 3 चीजें हैं जिसके अराउंड ये सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एपीएमसी की। एपीएमसी क्या है? एपीएमसी की बात सबने की कि मंडियां हैं वगैरह वगैरह, पर आखिर में एपीएमसी है क्या? अगर हम आसान भाषा में बताएं तो एपीएमसी सरकार द्वारा निर्धारित की गई ऐसी मंडियां हैं, छोटी मंडियां, जो कि सरकारी मंडी है, जहां पे किसानों को अगर बाहर जो उनको प्राइस, एक उनके सेटिस्फैक्टरी प्राइस अगर उनको नहीं मिलता अपने फसलों के लिए, तो एपीएमसी में जाके बेच सकते हैं, जहां पे उनको सरकार ने दूसरी चीज प्रोवाइड कराई है, जिस पे मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। उसका नाम है एमएसपी, यानी कि जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है जो न्यूनतम प्राइस, यानी कि कम से कम प्राइस जो सरकार दे सकती है। कहने का मतलब यह है कि कम से कम इतना सपोर्ट प्राइस, जो इतना दाम है, वो किसान को सरकार प्रोवाइड करेगी ही करेगी, अगर भले ही अगर वो बाहर के जो रिटेलर्स हैं उनके प्राइस से वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद जी ये एमएसपी जो है, जो दाम है, ये निर्धारित कौन करता है? अगर इसकी बात हम करें तो वो आपको मिल जाएगा सीएसीपी, यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये जो है, ये एक ऐसी एजेंसी सरकार ने निर्धारित की 1965 में, जो कि ये डिसाइड करती है कि कितना एमएसपी होगा। उसके बाद जी हाँ। हाँ, कई सारी बातें ऐसी हुई कि सरकार इसे हटाने की कोशिश कर रही है एमएसपी को, है ना? तो ठीक है। और इसमें किसानों की भी बात बहुत हद तक सही है कि एक तरह से उनका जो डर है कि किस तरह से आप एमएसपी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे एपीएमसी की मंडियां बंद हो जाएंगी। तो इस पे जी मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, और वो कुछ इस तरीके से है कि पॉइंट्स वेयर गवर्नमेंट माइट बी लैकिंग, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट की त्रुटि हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट शायद गलती कर रही है, उस पे हम ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि एपीएमसी को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें ये हमें देखना चाहिए कि एपीएमसी जो है उसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, और जी मतलब उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। एपीएमसी जी हाँ, जैसी है, अगर हम सुधार की जरूरत है। हाँ, ये सुधार की किसानों को जरूरत भी है। हाँ देश में हाँ, एपीएमसी की बिल्कुल मंडियां जो हैं उनमें उनको हटाना नहीं है, सुधार की, बल्कि बिल्कुल ये रिफॉर्म्स की मांग जरूरत भी है किसानों की। है। जी हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये किसानों की बिल्कुल सही मांग है कि किस तरह से आप उस मंडी को नहीं सुधार कर रहे हो, बल्कि आप, क्योंकि उनके पास ज्यादा मंडियां नहीं है, इसीलिए वो बाहर से मंडियों को इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कंपनियां हैं, लोग हैं, वो इन्वेस्ट करें और अपनी अपनी मंडियां खोलें। तो वहां पे आप देखना चाहें तो एपीएमसी में सुधार की जरूरत है, जैसे कि, और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ताकि वो और फले फूले। इसका मैं अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा
तो जैसे किसान डर रहे हैं वो बीएसएनएल और जियो का, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले दिनों भी, कि जैसे बीएसएनएल की बात अगर हम करते हैं, जैसे बीएसएनएल कंपनियां थी शुरू में तो प्राइवेटाइजेशन हुआ, हमने कई सारी ब्रॉडबैंड कंपनियां आ गई, है ना, पर एंड में आज हम देखते हैं कि बीएसएनएल का क्या हाल है, वो बंद होने के कगार पे है। और कई सारी ऐसी जगह है जैसे गांव देहात है जहाँ पे आज भी बीएसएनएल के टावर हैं, तो अगर वहां बीएसएनएल की कंपनी बंद हो जाती है तो उनपे काफी सारा असर पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर एपीएमसी की मंडियां बंद हो गई तो जो लोग रीच नहीं कर पा रहे उन्हें भी नुकसान होगा। और साथ ही साथ आज जैसा कि हिमांशु त्यागी जी ने कहा, किसान भाई जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हाँ, जैसे मनमाना अगर अभी फिलहाल जो किसान है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब उनको शुरुआत में तो लुभावने ऑफर दिए जाएंगे कि आप आइए, हमें आपको मुंह मांगे कीमत देंगे, जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो देंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे वो अगर जब उनका मार्केट स्टेबल हो जाएगा और एपीएमसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से आ जाएगा, तो वो मनमाना दाम लेंगे, जैसे कि जियो आज हमारी साथ कर रही है। शुरू में तो उन्होंने हमें लुभावने ऑफर दिए, आपका भी आज कहना ये है कि हमारे देश में बीएसएनएल का जो हाल हुआ वही आने वाले समय में किसानों का भी होगा, यानी पहले खूब मांग थी, हाँ सिस्टम काफी अच्छे से काम करेगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत बुरा हाल होगा। जी हाँ। हाँ, मनु तो अब जी इसमें बस थोड़ी सी बात करके मैं इसको खत्म करूंगा कि इसमें दो चीजें का मतलब इसका जो आउटकम है वो दो तरीके से निकल सकता है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो होगा अगर अगर मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइवेट मार्केट्स आ जाएंगे, है ना, और हायर प्राइस ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो प्राइस मतलब जो फसलों की दामें हैं वो किसानों को ज्यादा मिलेंगी और ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन होगी फार्मर्स के लिए, अगर सरकार की बात माने तो। और अगर किसानों की बात माने, जो वो कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी बात माने, उनका सिनेरियो को नजरअंदाज ना करते हुए देखें तो हमें यह पता चलता है कि नो मोर गवर्नमेंट सपोर्ट फ्रॉम एमएसपी, यानी कि एमएसपी पूरी तरह से डिमोलिश हो जाएगा और फिर किसानों को बहुत ज्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ेगी रिटेलर्स की। या तो दूसरा एक पॉइंट हो सकता है कि फार्मर्स एट द विम्स ऑफ मार्केट एंड कॉर्पोरेट, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी दया पे रहेंगे, वो जो प्राइस सेट कर देंगे फार्मर्स को उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये मेरी बात प्रदूषण है वो बढ़ेगा पूरे देश में। चलिए मनु, हम फिर आपके पास आएंगे। अभी जो मैं आपसे चाहूंगा कि अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करें और मैं गुनगुन से अगला जो मेरा सवाल है वो गुनगुन के लिए है। जी हाँ गुनगुन, अगला सवाल आपके लिए है कि मोदी जी ने भी कहा कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको पूरे देश में खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ये करना चाहती है। तो किसानों के भीतर ये बात कहाँ से आई? क्या इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या विपक्षी पार्टियों की ये दाव है कि किसानों के अंदर ये बात डाली जाए कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है? आपकी क्या राय है इस विषय पर? मेरी यही राय है कि ये शायद से जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं उन्हीं का काम है ये कि एमएसपी काम कर रहा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसा आप विपक्ष, कांग्रेस ने पहले भी ये बिल निकाला था कि बोला था, उसमें उन्होंने भी एमएसपी की बात की थी, लेकिन वो आज इसी बात का विपक्ष कर रहे हैं। बल्कि 2013 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो सब्जियों को, फलों को आवश्यक वस्तुओं के उसमें लिस्ट से बाहर रखा गया था 2013 में। और 2019 की जो घोषणा थी कांग्रेस की, उसमें ये बात कही गई थी कि आने वाले समय में हम एपीएमसी की जो मंडियां हैं उसे बंद करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी। तन्नू, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब कांग्रेस पार्टी भी इसी विचारधारा की है तो इस स्थिति में क्या वो वोट बैंक बनाने के लिए किसानों का साथ दे रही है और कह रही है कि मोदी सरकार गलत कर रही है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? जी देखिए, वोट बैंक की तो बात ऐसी है, हर पार्टी ऐसा ही करती है वोट बैंक के लिए। और जो कांग्रेस पार्टी की बात कही है कि कांग्रेस ने भी पहले कहा था एपीएमसी को हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिस तरीके से ये बिल पास किया गया है राज्यसभा में। ये बात कही थी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती तो उसे हटाती, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट करने जा रही है वो कांग्रेस की सोच पहले से ही थी। जब बीजेपी ने इस काम को कर दिया तो कांग्रेस इस चीज का विरोध कर रही है। जी, जब कांग्रेस करती तब भी किसान इसका विरोध करते हैं। और बस मेरा एक पॉइंट ये है कि क्या हमारे देश की सभी सरकारें बस किसानों को एक जरिया बनाती हैं
उसके बाद किसानों को सब भूल जाया किया करती हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा, क्या लगता है आपको कि जब कांग्रेस पार्टी 60 सालों से हमारे देश में थी और आने वाले समय में जब कांग्रेस को लगा कि हम शायद सत्ता में ना रहें, तो कांग्रेस ने भी कहा कि एपीएमसी की मंडियों को हटाया जाएगा, और बल्कि 2013 में जो आवश्यक वस्तु हैं उसकी लिस्ट में से सब्जियों को और फलों को कांग्रेस पार्टी ने ही हटाया था। तो अब जो कांग्रेस पार्टी आप सभी के साथ है, क्या वो भी किसान विरोधी नहीं है? क्या वो किसानों के पक्ष में खड़े हैं? क्या लगता है आपको? देखो देखो, जो ये अपोजिशन होती है, अपोजिशन जो जो पार्टी होती है, अपोजिशन का तो काम ही होता है कि उनको कहीं ना कहीं से मौका मिल जाए, ठीक है। उनको अपना जी मतलब उनके पॉइंट्स मिल जाएं, ताकि वो उनको ऐसा सपोर्ट चाहिए ताकि वो मतलब मतलब जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें वो उनको सपोर्ट मिल जाए। अगर वो उनको कुछ सपोर्ट देंगे किसानों को इस टाइम, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा है, कहीं ना कहीं का बहुत ही फायदा है उनको, ठीक है। लेकिन मतलब जी किसान किसान किसी की, मैं बता रहा हूँ, जो पार्टी सपोर्ट कर रही है वो अलग है, ठीक है। लेकिन जो किसान है वो किसान अभी किसी पार्टी वगैरह किसी राजनीति दल के साथ मिलके कुछ नहीं कर रहे। उनको खुद ये चीज गलत लग रही है, खुद ये चीज गलत लग रही है, तभी वो रोडों पे उतर रहे हैं। वरना इतना कोई इतने मुद्दे हुए हैं पहले भी किसानों के, बट उनके, क्योंकि किसानों के साथ हमेशा नाइंसाफी ही होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके जो पक्ष है उनको देख के नहीं कोई कानून बनाया जाता। जैसे अभी ये कानून बनाया है, तो बिल्कुल मेरे सही कह हिसाब रहे से हैं कि किसान के साथ नाइंसाफी मेरे होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मेरे हमारे देश में जो रोजगार मिलते हैं उसमें हाँ 53% कृषि क्षेत्रों में मिलते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल राजनीति की बात करें तो कितने ऐसे हमारे जो किसान नेता हैं वो संसद में जाते हैं, कितने कितने ऐसे किसान नेता हैं जो राज्यसभा में जाते हैं? बहुत कम संख्या है। ऐसा क्यों होता है? मन्नू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक्सपर्ट जो हैं, कि ऐसा क्यों होता है कि जब 53% जो नौकरियां होती हैं वो कृषि क्षेत्र से आती हैं, लेकिन 10% नेता भी हमारे जो हैं वो किसान नेता वो संसद में नहीं जाते? ऐसा क्यों होता है? अगर देखा जाए तो 60% से ज्यादा लोग हमारे देश में किसान हैं, तो वही किसान अपने जो प्रतिनिधि है उसको राज्यसभा, लोकसभा, संसद में क्यों नहीं भेजते? कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, जो किसान है, किसान समाज है, उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वो बहुत ही कर्मठ किस्म के लोग होते हैं और राजनीति से उनकी दूरी काफ़ी बनी हुई रहती है। देखने को ये मिलता है, हमें अक्सर देखने को मिलता है। और किसान नेताओं की भी यही हाल है, जब राजनीतिक माहौल बनता है, जब चुनाव का वक़्त आता है, तो उनकी बात की जाती है। ऐसे आम तौर पे ऐसी बात नहीं की जाती। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में एक चीज़ है कि किसानी की, कटाई की या रुबाई की एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर आप देखोगे कि हर वक़्त नहीं होता, तो उनकी बात का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जिस वजह जी से किसानों की राजनीति से दूरी होती है। और बहुत कम किसान भी हैं, जो कि मतलब किसान और किसानी एग्रीकल्चर एक ऐसा मुद्दा है, जिसको राजनीति में भी बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि किसान जो जी हैं, तो वो संसद तक जाने में अभी असमर्थ हैं, जिन्हें जाना चाहिए, और बेशक इसका जाना चाहिए इसका क्योंकि इसका सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब जून में ये अध्यादेश लाए गए जिसमें कहा गया कि कृषि विधेयक लाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति ने ये अध्यादेश लाए, तो जो अकाली दल की नेता यानी कि हरिसिमरत कौर थी, उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ये कानून जून से आया है, लेकिन जब ये कानून लागू होने के लिए आया, जब किसान इसका विरोध करने लगे, तो उन्होंने हाँ, बीजेपी का साथ छोड़ दिया, बल्कि अब पूरी अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी राजनीति है। हिमांशु, मैं आपसे पूछूंगा, राजनीति है, यहाँ पे राजनीति है राजनीति या ही है सर। ये जितने भी मुद्दे होते हैं ना, जो कंट्रोवर्सी जहाँ पे चल जाती है, सबको अपना फायदा चाहिए। किसानों का उनको क्या मतलब, उनको कौन सा किसानों को पैसे देने हैं, सबको अपना फायदा चाहिए। अगर हम भी हो कहीं, हम तो किसानों की उसमें ले रहे हैं, कोई भी मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, अब वो अपना फायदा हमेशा चाहता है, ठीक है। किसान है, किसान अपना फायदा चाह रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं, ठीक है। अब राजनीतिक दल है, वे अपना फायदा चाह रहे हैं ताकि उनको वोट मिले, आगे मतलब उनको फेम मिले, हर चीज का मतलब एक वो अपना फायदा चाह रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब जो अभी ये बिल बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से और जो किसान है, मतलब जितने भी किसान विरोध कर रहे हैं, और इनके हिसाब से ना, ये जो बिल बनाया गया है, ये बिल बनाया गया है कंपनियों के फायदे को देखते हुए, किसानों के फायदे को देखते हुए जी बात नहीं की हाँ, गई है। जी सबसे बड़ी बात, कंपनियों के सबसे बड़ी फायदे बात। को देखते जी, हुए बात की गई है सारी, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का तो आपको मैंने हिमांशु, बताया, हिमांशु, जैसे मैं आपको गवर्नमेंट का तो रोकूंगा, प्रोटेक्शन हटा हिमांशु, ही मैं दिया। मैं आपको रोकूंगा। बिल्कुल। आप ही का सवाल का जवाब मैं गुनगुन लेना चाहूंगा। गुनगुन, हिमांशु का कहना है कि ये जो बिल आए हैं, ये किसानों के लिए नहीं बल्कि कंपनियों के बनाए, यानी जो व्यापार है उनके लिए बिल बनाए गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, गुनगुन?
चलिए, लगता है गुनगुन के कनेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं अपना सवाल बदलता हूँ और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल मेरा तन्नू के लिए है। तन्नू, बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि पूरे देश के जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि एमएसपी को अगर आप ख़त्म नहीं भी करते हैं तो एमएसपी अगर हमारे देश में रहेगा भी तो इसका महत्व नहीं रह जाएगा। यानी कि जो हाल बीएसएनएल का हुआ देश में, वही हाल इस व्यवस्था का होगा। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? जी देखिए, कम जी से हाँ, कम जी हाँ, किसानों के पास ये तो ऑप्शन रहेगा कि अगर कोई भी व्यापारी या मिडिल मैन एपीएमसी में ही सही उस प्रॉफिटेबल रेट पर नहीं खरीद रहा उसकी किसान की उपज, तो कम से कम वो एमएसपी पर अपनी जीविका के लायक इतने पैसे तो कमा ही सकता है ना। तो इसीलिए एमएसपी जरूरी हो जाता है, इसीलिए एमएसपी का होना जरूरी है हमारे देश में। इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे देश में जो फसलों की खरीद बेच होती है उसमें बस 6% जो है वो एमएसपी के तहत किया जाता है। तो यही तो किया जाता है। तो एपीएमसी में जहां एपीएमसी में सुधार करने की जरूरत थी, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी, वहां किसानों के लिए ये बिल लाए जा रहे हैं जो बोला जा रहा है कि उनके सुधार के लिए है, जबकि उनका शोषण होगा इन बिल से। इससे अच्छा था कि एपीएमसी में सुधार किया जाए, मिडिल मैन को कंट्रोल किया जाए, और जो एक एमएसपी पर जो सरकार खरीदती है, स्टोर करती है, तो वो किसी लिए खरीदा जाता है ताकि पुअर पीपल जो है, जो स्टारवेशन से मर रहे हैं, उनको वो प्रोवाइड किया जा सके अनाज। लेकिन क्या होता है कि वो गोडाउन्स में ही सड़ जाता है अनाज। इससे सबसे बड़ी परेशानी हमारी मेन पॉइंट जो है वो यही है कि एपीएमसी में सुधार किया जाए, ना कि ये बिल लाए जाए। चलिए, तो इस मुद्दे की बात का जो हमारा निर्णय निकला है वो ये है कि एपीएमसी की मंडियों को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। जहां तक किसानों की भी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म न किया जाए, बल्कि जो इसका आंकड़ा 6% है उससे बढ़ा के ये आंकड़ा कम से कम 20 से 30% पहुंचना चाहिए। चलिए, मैं किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाया जाए। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सबसे एक आखिरी टिप्पणी, मन्नू मलिक, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। एक आखिरी टिप्पणी, यानी कि जो आप देश की जनता को या फिर किसानों को या फिर कहें सरकार को देना चाहेंगे, वो क्या होगी? सरकार को यही टिप्पणी देना चाहूंगा मैं कि जिस प्रकार से ये आंदोलन हो रहा है इसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, और अब वक्त आ चुका है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को नजरअंदाज ना करते हुए इसमें वाकई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। क्योंकि हम जैसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें अब इस प्रकार से ये चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं और सरकार करती आई है, पर अब हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, और एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर भी है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ। चलिए तन्नू, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही मन्नू जी की बात को दोहराते हुए कहना चाहूंगी कि जो जीडीपी का हमारा हिस्सा जाता है कृषि क्षेत्र में, वो ना के बराबर होता है, जबकि कृषि जो है सबसे बड़ा व्यवसाय हमारे देश का है। आजादी के बाद ये स्थिति ऐसी थी कि 54% था कृषि क्षेत्रों का, जो हमारा जीडीपी में योगदान था वो 54% था। आज वो लगभग 14% पे आ गया है। बिल्कुल सही बात कही आपने। 14 भी नहीं, उससे भी कम। और यही है कि कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और जो भी है कृषि में सुधार करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, बस। चलिए हिमांशु, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपका जो जवाब है इस पे मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। आप पूरे किसानों की तरफ से हमारे बीच में बैठे हैं, तो आप क्या रखेंगे किसानों का पक्ष? मेरा पक्ष और किसानों का पक्ष लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब जो एपीएमसी हैं, अगर सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊंगा कि एपीएमसी के बंद होने से ना केवल किसानों को, जो वहाँ पे काम करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो एपीएमसी को रन करती है, उन पे भी सर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर एपीएमसी बंद होती है तो मिडल मैन हो गए, जो वहाँ पे अकाउंटेंट है, जो वर्कर्स हैं, पता नहीं लाखों वर्कर्स काम करते हैं, उनका भी बेरोजगार हो जाएंगे वे। ठीक है, तो
मेरा पक्ष यही है कि एपीएमसी को बंद ना करते हुए उनको उसमें सुधार की जरूरत है और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब बहुत जी मतलब जी इतने इतने मतलब किसानों को हर बार यही होता है कि किसानों को हर बार इस उनको मतलब एक, मेरे हिसाब से समझे तो उनको एक छोटे व्यक्ति समझ के उनको दबा दिया जाता है और अपनी हाँ, बातों लॉलीपॉप मार मनवानी दिया लग जाता है जाती है। किसान हर चुनाव हाँ में। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और किसानों के मतलब जब जी हाँ, चुनाव का टाइम धन्यवाद। होता है, जब चुनाव के टाइम पे सब आ जाते हैं तब उनको झंडा देते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं वे जीत जाते हैं तो लॉलीपॉप थमा देते हैं। तो ये बस एक मुद्दा ही है, किसान का एक बस मुद्दा ही बन रहा है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो मेरी मांग यही है कि कुछ हल निकले। अब टाइम है हल निकालने का, क्योंकि ये मुद्दा नजरअंदाज करने का है नहीं, जैसा कि मनु जी ने कहा। तो अब बस मेरी यही मांग है कि ये जो चीजें हैं ठीक की जाएं। ठीक है, धन्यवाद हिमांशु, धन्यवाद। गुनगुन किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो हमारी टीम ने एक छोटा सा सर्वे किया। उसमें हमें ये पता चला कि किसानों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कह रही है, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट निवेशक हैं वो किसानों के अनाज खरीदेंगे, उसी तरह किसान अगर सरकार एक ऐसी योजना लाए जिसमें हमारे देश में एक नियम लागू किया जाए कि कम से कम एपीएम यानी कि एपीएमसी की मंडियों में जो खरीदारी है, पूरे देश में जितना फसल उगता है उसका 20%, यानी कि जो अभी 6% है, वो कम से कम 20% की खरीदारी सरकार करे। उसके बाद किसानों के पास जो फसल बचता है वो किसान अपने मन मुताबिक किसी को भी बेच सकते हैं। यानी कि जो ये 6% का आंकड़ा है, इसको बढ़ाना चाहिए। ये एक बढ़ा रिपोर्ट के दिया। मुताबिक हमारी टीम ने एक सर्वे किया, उसके तहत ये बात कही गई है। चलिए, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी राय जो है, एक्सपर्ट मन्नू हो चाहे तन्नू आप हो, हिमांशु या फिर गुनगुन हो, आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को, इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ मुद्दे की बात में। आपसे कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे।